नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। मुंबई, जहां घर खरीदना कभी सिर्फ एक सपना माना जाता था, वहीं अब प्रॉपर्टी मार्केट लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। सिर्फ जून 2026 में करीब 13,500 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जबकि साल के पहले 6 महीनों में ये आंकड़ा 80,000 के पार पहुंच चुका है। इसी के साथ नाइट फ्रैंक इंडिया ने एक अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स जारी किया है, जिसमें दावा है कि अभी भी देश के टॉप शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें अफोर्डेबल हैं। मुंबई और एनसीआर थोड़ा जेब से बाहर जाता दिख रहा है, लेकिन बाकी शहर अफोर्डेबल हैं। तो पहली छमाही के बाद देश का रियल एस्टेट किस दिशा में है, हालिया ट्रेंड क्या है, चुनौतियां क्या हैं और मुंबई में बढ़ी घरों की बिक्री के पीछे की वजह क्या है, बिक्री कह लीजिए या फिर रजिस्ट्रेशन कह लीजिए, इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो दिग्गज एक्सपर्ट हैं, गुलाम जिया, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाइट फ्रैंक इंडिया, और रवि सिन्हा, सीईओ ट्रैक टू रियल्टी। तो गुलाम सर और रवि सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। गुलाम सर, आपसे मेरा सवाल यह होगा कि मुंबई में चल क्या रहा है, क्योंकि एक तरफ स्लोडाउन के संकेत दिख रहे हैं, दूसरी तरफ रजिस्ट्रेशन के बढ़ते हुए आंकड़े दिख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? बात चल रही है मुंबई के इन आंकड़ों की, जिसका अभी आपने जिक्र किया। तो एक तरफ तो जो इस तरह की अटकलें लग रही हैं कि शायद मार्केट स्लो डाउन पकड़ता चला जा रहा है, और जो शायद किसी हद तक सच्चाई भी है इस बात में। लेकिन दूसरी ओर मुंबई के जो रजिस्ट्रेशन के आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो हर महीना दर महीना हमें सरप्राइज, शॉक, अचंभित किए चले जा रहे हैं। तकरीबन पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूटते चले जा रहे हैं। कि इस बार भी जैसा आपने बताया, 13,500 अंदाजन एक महीने में, जुलाई जून के महीने में जो मकान बिके हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो आपका सवाल कि ये हो क्या रहा है, यकीन माने हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। हम अटकलें लगाने की कोशिश हम भी कर रहे हैं। एक तरफ तो ये है कि जो सुपर लग्जरी जो अपार्टमेंट्स हैं, जो बहुत ही हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं, उनमें किसी तरह की कोई वेलोसिटी स्लो डाउन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। वहां पर ट्रांजैक्शन लगातार बरकरार है। दूसरी ओर एक और चीज जो हमें दिख रही है, वो ये कि अब जो मिड टू लो एंड मार्केट है, वहां पर भी ट्रांजैक्शंस होना शुरू हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जो अफोर्डेबल मार्केट, जिसका हम कई वक्त से जिक्र कर रहे हैं कि जो लगातार गिरता चला जा रहा है, शायद उसमें कोई अब शायद वो खत्म हो चुका, गिरावट खत्म हो चुकी है। अब शायद ट्रांजैक्शन बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिला के जो परिस्थिति ग्राउंड पर बनी हुई है, वो किसी स्लोडाउन को मानने से इनकार कर रही है। रवि सर, आपसे मेरा सवाल यह होगा कि मुंबई में बढ़ती घरों की बिक्री को आप कैसे देख रहे हैं? क्या मिडिल ईस्ट संघर्ष का असर इसे मान सकते हैं? एनआरआई का फोकस मुंबई में बढ़ा है, इसकी वजह से ये रजिस्ट्रेशन के आंकड़े बढ़ते हुए दिखे हैं। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? नहीं, अगर आप इसको एनआरआई से कनेक्ट करेंगे तो रेमिटेंसेज के जो फिगर हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं मुंबई के रियल एस्टेट में एक दूसरा ट्रेंड देख रहा हूं। पैन इंडिया के जितने लिस्टेड प्लेयर हैं, उनका फोकस शिफ्ट हो रहा है मुंबई पे। और उनका मुंबई पे फोकस शिफ्ट होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि देखिए, हम इस ग्राउंड रियलिटी से इनकार नहीं कर सकते कि मार्केट में स्ट्रेस है। ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में, जॉब मार्केट में स्ट्रेस है। और यह भी सच है कि जिन लोगों के पास सरप्लस कैपिटल है, उन्हें कहीं तो पार्क करना है। स्टॉक मार्केट में इस समय वो पार्क नहीं करना चाह रहे हैं। स्टॉक मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। तो ये लिस्टेड प्लेयर की भी क्राइसिस ये है कि इनको अपना बैलेंस शीट हेल्दी रखना है। और एक लिस्टेड प्लेयर को अपना बैलेंस शीट हेल्दी रखने के लिए मुंबई से बेटर मार्केट हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मुंबई में 100 यूनिट बेचना और किसी और मार्केट में जाकर 700-800 यूनिट बेचना बराबर का होता है। तो आप देखिए, बैंगलोर, जिसको सबसे बड़ा एंड यूजर मार्केट कहा जाता था, आज बैंगलोर के सारे बड़े प्लेयर जो हैं आकर मुंबई में, कोई रीडेवलपमेंट में जा रहा है, कोई आउटस्कर्ट्स पे नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। इसका असर ये हो रहा है कि पैसा जो पार्क होता था, वो पैसा मुंबई में ज्यादा पार्क हो रहा है। वो आपको रजिस्ट्रेशन के फिगर में देखने को मिलेगा। क्या ये रियल एस्टेट के लिए एक हेल्दी ग्रोथ है? मेरे इस पर बहुत सीरियस डाउट्स हैं। रियल एस्टेट का हेल्दी ग्रोथ मैं उस दिन मानूंगा जिस दिन आपका मार्केट जो है एंड यूजर ड्रिवन मार्केट होगा। ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, लग्जरी एंड में ज्यादा हो रहे हैं, हाई टिकट प्रोजेक्ट्स में ज्यादा हो रहे हैं। तो ये रियल एस्टेट का हेल्दी ग्रोथ नहीं है। गुलाम सर, मुंबई से एक तरह आपने एक अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स भी जारी किया है। आंकड़ों के मुताबिक अगर मुंबई और एनसीआर को छोड़ दें तो बाकी सभी टॉप शहर अफोर्डेबल बने हुए हैं। क्या कारण है इसके?
ये अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स आपके दर्शकों के लिए अगर मैं समझाऊं, हम जब वो नंबर्स इंडेक्स हम बनाते हैं तो इसका तस्वुर यूं करें कि अगर आपकी सालाना आमदनी 100 रुपए है तो उसमें से आप कितना रुपया माहाना ईएमआई में आप खर्च कर रहे हो। और अगर उस नंबर पर फिर अब शहरों की तरफ गौर करें तो मुंबई इस समय 69 पर खड़ा हुआ है, 70 के आसपास। और इसका मतलब ये है कि आपका 70% अर्निंग ईएमआई पे करने में जा रही है। ऑब्वियसली बाकी सारी एजुकेशन, हेल्थ केयर और सारे जो कंज्यूमेबल्स पर जाती है, लेकिन 70% हिस्सा आपकी आमदनी का जो है वो मकान के ईएमआई भरने में जा रहा है। और ये बड़ी चिंताजनक बात है। और उसी के सामने अगर आप दूसरे शहरों में देखें, तकरीबन कहीं पर भी 50 क्रॉस नहीं कर रहा है, दिल्ली को छोड़ के। सबसे ज्यादा फिर शायद हैदराबाद में 41% दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मुझे जहां तक दिख रहा है, दिल्ली ने पिछले कुछ वक्तों में, साल 2 साल में, जिस रफ्तार से अफोर्डेबिलिटी को बीट किया है, कि जो दिल्ली भी 50 से नीचे ही चला करता था आज से 4-5 साल पहले, लेकिन पिछले 3-4 सालों में जिस रफ्तार से अनअफोर्डेबल हुए हैं दिल्ली के मकान, वो अपने आप में देखने जैसी चीज है। तो कहने का मतलब ये है कि अफोर्डेबिलिटी जहां तक के बरकरार बाकी सारे शहरों में है, मुंबई और दिल्ली दिल्ली में ये काफी मसला खड़ा हुआ। इन दोनों शहरों में अफोर्डेबिलिटी बुरी तरह से मार खा रही है। और ये एक इशारा है, ये एक संकेत है उस वक्त का, कि जब अफोर्डेबिलिटी एक मकाम से आगे बढ़ जाती है तो उसके बाद मार्केट में गिरावट आना शुरू होती है। अगर हम और आप ये कह रहे हैं कि मार्केट ऑलरेडी एक पीक कर चुका है और शायद अब गिरना शुरू होगा, उसका एक सबसे बड़ा संकेत जो है आपको इस अफोर्डेबिलिटी के नंबर से प्राप्त होता है, कि शायद वो वक्त बहुत दूर नहीं है जब मार्केट टर्न अराउंड होना शुरू होगी, केवल इसलिए कि अब मकान अफोर्डेबल नहीं रहे। रवि सर, जाहिर है अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स के आंकड़े खुश कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई घर खरीदने की सोच रहा है तो उसे खुश होने की जरूरत है या इसे और बारीकी से समझने की जरूरत है? मैंने जितना इंडियन हाउसिंग मार्केट में इंटरेक्ट किया है, और पिछले तकरीबन 3 दशक हो गए ये काम करते हुए, मुझे 4 तरह के बायर दिख रहे हैं। पहला वो कैश हेवी बायर है, जिसके अभी हम मुंबई के बारे में भी बात कर रहे थे। वो कैश हेवी बायर आज भी पैसा डाल रहा है, और सबसे ज्यादा पैसा मुंबई और दिल्ली एनसीआर में मैं देख रहा हूं। दूसरा वो इन्वेस्टर है जो कि फ्लिपिंग कर रहा था, वो आज बुरी तरह से फंस गया है। तीसरा बायर वो है जो छोटे शहरों की प्रॉपर्टी, अपने गांव की जमीन बेचकर मेट्रो सिटीज में घर खरीद रहा था। आज यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ देख करके वो इन्वेस्टमेंट रुक गया है। और चौथे लेवल पर वो बायर आता है जो सैलरी के भरोसे था। आज की तारीख में सैलरी के भरोसे घर खरीदना किसी भी टॉप टीयर सिटी में संभव नहीं रह गया है। तो जब मैं इन 4 तरीके के बायर को देखता हूं तो मुझे लगता है अब सिर्फ कैश बायर मार्केट में रह गया है। कैश बायर के लिए अफोर्डेबिलिटी टर्म अगर आप यूज कर रहे हैं तो हाँ अफोर्डेबल है, लेकिन हम अफोर्डेबिलिटी को अगर एब्सोल्यूट टर्म में देखें, फॉर एग्जांपल आप अगर ये कहते हैं कि हमारा 50 से नीचे का बेंचमार्क चला गया है इन टर्म्स ऑफ ईएमआई टू सैलरी रेशियो, लेकिन हम उसके साथ ये भी भूल रहे हैं कि इन द मीन टाइम आपका ओवरऑल इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है। हाउसिंग इन्फ्लेशन अपनी जगह है, साथ में आपको हेल्थ इन्फ्लेशन देखना होगा, आपको फूड इन्फ्लेशन देखना होगा, एजुकेशन इन्फ्लेशन देखना होगा। तो ओवरऑल अगर हमारे को स्टैटिस्टिक्स ये दिखा भी रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अगर एब्सोल्यूट टर्म में देखूं तो इंडिया के किसी भी शहर में घर अफोर्डेबल रह गया है। गुलाम सर, ओवरऑल शहरों में पहली छमाही कैसी रही है? सिर्फ हाउसिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल रियल एस्टेट कैसा रहा और आगे किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? ये अगेन हम मैक्रो पर्सपेक्टिव पर आ गए। थोड़ी देर पहले रवि जी और मैं, हम दोनों माइक्रो लोकेशंस में जा रहे थे, लेकिन ओवरऑल ये बात तो तय है कि स्लो डाउन बिल्कुल साफ तौर से दिखाई दे रहा है। और अगर आप अलग अलग शहरों का तज्जिया मुवाजना करना शुरू करें तो हर एक शहर में भी एक कैटेगरी में मकान आपको ज्यादा बिकते हुए दिखाई देंगे, दूसरी कैटेगरीज में नहीं दिख रहे हैं। किसी एक खास लोकेशन में बिकते हुए दिखेंगे, दूसरी लोकेशन में नहीं दिख रहे हैं। अगर मैं दिल्ली का जिक्र करूं, गुड़गांव में फिर भी आपको ट्रांजैक्शन होते दिख जाएंगे, लेकिन उसके बरखिलाफ आपको जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा की मार्केट, फरीदाबाद की मार्केट जो बहुत उम्दा परफॉर्म कर रही थी, वहां पर स्लो डाउन होता हुआ दिखाई देगा। तो चाहे आप कैटेगरीज जोन वाइज बनाए, सिटी वाइज बनाए, प्राइस वाइज बनाए, एक आध दो कैटेगरीज को छोड़ के बाकी कैटेगरीज में स्लो डाउन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन मैक्रो नंबर जो अगेन जिस चीज का रवि जी बार बार तस्करा कर रहे हैं, कि स्टैटिस्टिक्स में जो सरफेस पर नंबर दिखता है वो कुछ और स्टोरी दर्शाता है। अगर आप गहराइयों में उतरो तो आपको शायद कोई और दूसरी कहानी नजर आए।
तो ओवरऑल ये कहानी तो बहुत साफ है कि स्लो डाउन हो रहा है। बस ये कि जो नंबर्स हैं वो अब भी उसको पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर रहे। और मान लें, ये तो होता ही है जब ये ट्रांजिशन पीरियड होता है कि बुल फेज से जब आप बेयर फेज की तरफ चल रहे हो, तो वो जो एक दौरानिया होता है उसमें कन्विक्शन के साथ नंबर स्टैटिस्टिक्स को सामने रख के कोई बात कहना दूभर होता है। लेकिन चूंकि रवि जी भी बात कर रहे थे, मार्केट कनेक्ट ऑन ग्राउंड जो है, वो जो संकेत दिख रहे हैं वो साफ तौर से स्लो डाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल गुलाम सर ने संकेत दिए हैं स्लो डाउन के, जो कि एक गंभीर बात है। ऐसे में क्या बड़ी चुनौतियां बनती दिख रही हैं आपको? होम बायर्स को क्या ध्यान रखने की जरूरत है, और क्या कोई सुधार भी दिख रहा है आपको रवि सर? नहीं, मुझे कोई सिल्वर लाइनिंग फिलहाल नहीं दिख रहा है। और इस समय मैं सबको कहता हूं, अगर आप सैलरी के भरोसे घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। भले ही आपका ईएमआई टू इनकम रेशियो कम भी हो, तब भी नहीं सोचना चाहिए। इस समय रेंटल हाउसिंग 2% के एवरेज पे चल रहा है अक्रॉस द सिटीज। तो होम बायर के लिए एक ऐसा मार्केट, जो कि कई लोग मुझसे एक सवाल और भी करते हैं दीपक, कि क्या मार्केट में, देखिए दिल्ली एनसीआर की जिया साहब बात कर रहे थे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के मार्केट में 10-15% का गिरावट साफ तौर पे दिख रहा है। और वो कैसे गिर रहा है, जो कि सरफेस पे कोई आपको स्टैटिस्टिक्स में नहीं दिखेगा, क्योंकि डेवलपर का जो एडवर्टाइज प्राइस होता है वो हमेशा बीएसपी होता है। और उसके ऊपर जो 20% का पीएलसी और दूसरे प्रीमियम थे, आज सारे डेवलपर वो छोड़ने को तैयार हैं। इसी में कई बायर मेरे पास भी पूछने आते हैं कि क्या ऐसे में घर खरीद लेना चाहिए। मैं उनको फाइनेंस का एक गोल्डन रूल समझाता हूं, नेवर ट्राई टू कैच ए फॉलिंग नाइफ। आपको नहीं पता ये बॉटम और कहां जाकर रुकेगा। तो आपका जो सवाल था कि क्या ऐसे में बायर को अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, मुझे लगता है ऐसे में बायर को सबसे पहले अपने फाइनेंशियल सेफ्टी देखने की जरूरत है। क्योंकि ये क्रैश जो है अभी सरफेस लेवल पर नहीं आया है। मैं बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट में, व्यक्तिगत तौर पे मैं जानता हूं ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट में, जहां की डेवलपर ने जिस प्राइस पॉइंट पर फाइनल सेल किया है, उससे 15 से 20% कम के प्राइस पर रीसेल मार्केट में अवेलेबल है। और ये अक्रॉस द एनसीआर की कहानी है। तो मुझे लगता है कि इस समय बायर को बहुत केयरफुल रहना चाहिए। मार्केट क्रैश जब होता है तो सिर्फ असेट क्लास का क्रैश नहीं होता है। दुनिया का इतिहास गवाह है कि जब भी असेट का वैल्यूएशन बबल बर्स्ट होता है तो उसका सबसे बड़ा असर जॉब मार्केट पर होता है। आपको इस समय सबसे पहले अपने बिल्कुल। फाइनेंशियल सेफ्टी को देखना चाहिए। यानी एक बात स्पष्ट है कि मुंबई में भले ही प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बढ़े हैं, लेकिन दूसरी ओर लगभग सभी सेगमेंट में एक स्लोडाउन के संकेत हैं। ऐसे में घर खरीदने से पहले सभी पहलुओं पर गौर करना जरूरी है। जाहिर है स्लोडाउन के बीच मोलभाव की गुंजाइश ज्यादा बढ़ जाती है, तो अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। रवि जी और गुलाम सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद इसी विषय पर डेवलपर का रुख समझने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और आज हम बात कर रहे हैं मुंबई के रियल एस्टेट समेत पहली छमाही में देश भर के रियल एस्टेट की। और अब डेवलपर्स की रणनीति पर बात करते हैं। हमारे साथ मुंबई के डेवलपर और प्लेटिनम कॉर्प के फाउंडर विशाल रतनघरिया हैं। विशाल जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मुंबई में हमने देखा कि रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुए हैं, स्टैंप ड्यूटी कलेक्शन भी बढ़ता हुआ दिखा है। क्या बड़े कारण आपके नजरिए से आप देख रहे हैं? जी, ये डेटा बहुत ही एनकरेजिंग है। एंड ये हमारे रियल एस्टेट के जो फंडामेंटल्स एकदम सही है, इस बात को ये दोहराता है। मुंबई में जैसे आप जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे तकरीबन 1.5-2 लाख करोड़ रुपयों का खर्च होने जा रहा है। कई सारी नई मेट्रो लाइंस आ रही है, कई सारे नए रोड्स बन रहे हैं, जीएमएलआर बन रहा है, एससीएलआर को वाइडन किया जा रहा है, कोस्टल रोड बन रहा है। तो इन वजह से क्या हो रहा है कि जो मुंबई के सारे एरियाज है वो आपस में बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ रहे हैं। अ, उस वजह से जो खरीदार है, जो एंड कंज्यूमर है, उन लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत इंप्रूव हो रहा है। और उन लोगों की तरफ से जो ये डिमांड आ रही है, उस वजह से ये रजिस्ट्रेशन के नंबर्स इस प्रकार से आए हैं। और रजिस्ट्रेशन के नंबर्स के अच्छे होने का एक और रीजन ये है कि मुंबई में पिछले कई सालों से प्राइसेस मोर और लेस स्टेबल रहे हैं।
एंड जैसे आप जानते हैं हमारे देश की इकोनॉमी इम्प्रूव होती जा रही है लगातार। उसके बावजूद मुंबई में जो प्राइसेस पिछले लास्ट 4-5 सालों में मोर और लेस स्टेबल रहे हैं, उस वजह से अब जेन्युइन डिमांड निकल के बाहर आ रही है। विशाल जी, अफोर्डेबल सेगमेंट कमजोर हो चुका है, लेकिन अपर मिड सेगमेंट, लग्जरी सेगमेंट में तेजी थी, लेकिन अब लग्जरी भी थोड़ा स्लो डाउन होता हुआ दिख रहा है। तमाम प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि आगे स्लो डाउन के संकेत मिल रहे हैं। आप कैसा रिस्पॉन्स देख रहे हैं? ऐसे में डेवलपर्स क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ समय ऐसा आया था दीपक जी के लग्जरी सेगमेंट में बहुत अच्छा एब्जॉर्प्शन दिखा था हमें, और उसके कई कारण है। उनमें से एक कारण ये था कि गवर्नमेंट की तरफ से जो कैपिटल गेन्स के जो बेनिफिट्स थे, उनको आप रियल एस्टेट की खरीदारी से सेट ऑफ कर सकते थे, ऐसे कानून थे। और उस कानून में बदलाव आया है 4 साल पहले। उस वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन आया है। नाउ यू कैन ओनली इन्वेस्ट अप टू 10 crores एंड टेक बेनिफिट अप टू 10 crores फॉर द कैपिटल गेन्स दैट यू हैव अर्न्ड। उस वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन जरूर आया है इन दी अल्ट्रा अल्ट्रा हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज। बट लगातार अगर आप देखेंगे कि जो अपर मिडिल क्लास और जो अफोर्डिंग सेक्टर है, अफोर्डिंग क्लास है मुंबई का, उनकी जरूरतें, रहन सहन, लाइफस्टाइल लगातार इंप्रूव होती जा रही है फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। एंड उनकी तरफ से पिछले लास्ट 4-5 सालों में जो 10 से 20 करोड़ के जो मकान थे मुंबई में, उनमें बहुत अच्छी एब्जॉर्प्शन देखी जा रही है। हालांकि कंपैरेटिवली उतना अच्छा ग्रोथ अफोर्डेबल सेक्टर में नहीं हुआ था इन द लास्ट 4 years, जो कि उसके पहले के 4-5 सालों में बहुत ही अच्छा देखा जा रहा था। एंड ऐसा लग रहा है कि आने वाले 3 से 5 सालों में अफोर्डेबल सेक्टर जो है, जिसको मैं बोलूंगा कि 1.5 करोड़ से लेके 3-3.5 करोड़ फॉर द मुंबई मार्केट, इस सेगमेंट में काफी अच्छी डिमांड आती दिख रही है। इसके अलावा नाइट फ्रैंक ने अपना एक अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स जारी किया है, जिसके मुताबिक टॉप शहरों में अफोर्डेबिलिटी बनी हुई है। हालांकि मुंबई और एनसीआर अन अफोर्डेबल मार्केट की श्रेणी में आते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? अफोर्डेबिलिटी बनी रहने का ये कारण है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। आज वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से इंडिया नंबर 1 पे है। घर को लेकर एक नेचुरल ऑब्सेशन है लोगों में, एक नेचुरल अफिनिटी है। पीपल इन इंडिया वांट टू बाय देयर होम्स, दे डोंट वांट टू रेंट। एंड जैसा आपने बोला, बिल्कुल सही बात है कि मुंबई इज वन ऑफ द लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी, बिकॉज द लैंड कॉस्ट इन मुंबई इज वेरी वेरी हाई, प्रीमियम्स आर वेरी हाई, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन मुंबई इज ऑल्सो वेरी हाई बाकी और शहरों के मुकाबले। उसी वजह से मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि जो दोबारा से जो 2012 टू 2020 तक का जो ट्रेंड था, थोड़े से स्मॉल टू मीडियम कार्पेट एरियाज के घर, उसका ट्रेंड दोबारा से आता हुआ दिख रहा है। और यही एक मात्रा रोल प्ले करेगा मुंबई में घरों को अफोर्डेबल बनाने के। विशाल जी, ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच मुंबई में प्रॉपर्टी प्राइस ट्रेंड कैसा है? कीमतें स्थिर हैं या फिर आप उतार चढ़ाव देख रहे हैं? प्राइस को लेकर क्या ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है? मेन चीज वो मैं वो समझना चाह रहा हूं। थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट जरूर होगा, बिकॉज जो इनपुट कॉस्ट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पिछले लास्ट 1 साल में तकरीबन 30-35% बढ़ चुका है। तो उसके वजह से रियल एस्टेट की कीमतों में थोड़ा सा आपको अपवर्ड प्राइस ट्रेंड दिखेगा। बट बाय एंड लार्ज जो जिसको कहते हैं कि स्पेक्युलेटिव इंक्रीज, वैसे कोई इंक्रीज होने के कोई आसार अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल विशाल जी, ये अहम बात है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर प्रॉपर्टी प्राइस पर देखने को मिल सकता है, यानी घरों की कीमतें बढ़ सकती हैं। हालांकि स्लो डाउन के संकेत अगर हैं तो डेवलपर्स इसे कैसे हैंडल करेंगे, प्रॉफिट के साथ कितना कंप्रोमाइज करेंगे या फिर पूरा भार ग्राहकों पर आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल विशाल जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के इस शो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी बिजनेस पर।